नमस्कार। आज क्राइम कनेक्ट पर मैं आपको रिश्तों में उलझी और प्यार में धोखा वाली एक अजीब कत्ल की कहानी सुनाऊंगा, जिसका सॉल्व होना या ना होना शर्ट के 4 डिजाइनर बटन पर टिका हुआ है। साल 2019, तारीख 21 जून, शाम का वक्त कुछ लोग टहलते हुए मुंबई के नाला सुपारा में श्री राम नगर में एक ओवरब्रिज के पास बैग में लाश देखते हैं और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे देते हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है तो उन्हें नायलॉन के बैग में एक लड़के की लाश मिलती है। उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे और पूरे बदन पर खून ही खून था, जिससे उसका चेहरा पहचानना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऐसे केस में अक्सर पुलिस कपड़ों पर फोकस करते हैं। अगर आपको याद हो तो क्राइम कनेक्ट की शुरुआत करते हुए जो मैंने आपको पहली कहानी सुनाई थी, उसमें भी हत्यारा कर्नल लड़की के कपड़े के कारण ही पकड़ा गया था। कैसे, ये आप खुद देख लीजिएगा। इस कहानी का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिलहाल हम वापस आते हैं मुंबई के नाला सुपारा में मिली लाश के पास। इस केस में भी लड़का कौन है इसका पता लगाने के लिए उसके शर्ट को अच्छे से जांचा गया। तभी पुलिस की नज़र शर्ट के बटन पर गई, क्योंकि 4 बटन काफ़ी चमकदार, डिजाइनर और अलग लग रहे थे और एक तो टूटा भी था। देखने से ऐसा लग रहा था कि बटन को खास वजह से अलग लगवाए गए थे। इसलिए पुलिस ने शर्ट के कॉलर पर टेलर का नाम चेक किया। उस शर्ट के कॉलर में SB मेंस वियर मुंबई 6 लिखा था। पुलिस ने छानबीन शुरू की और इस दुकान को मुंबई 6 के कमाटीपुरा में ढूंढ निकाला। फिर दुकान के टेलर के पास पहुंच पुलिस की पूछताछ शुरू हो गई। पुलिस ने उस शर्ट को दिखाया और बटन को भी, और साथ में मरने वाले की फोटो भी दिखाई। कुछ इस तरह की इन्वेस्टिगेशन आपने सिर्फ CID या क्राइम पेट्रोल में ही देखी होगी कि वो कपड़ा को लेकर दुकान दुकान घूमते हैं, फिर अंत में एक कहता है कि मैं इसे पहचानता हूँ। असल में इस केस में मुंबई के पुलिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सब कुछ देखते ही टेलर ने मर चुके लड़के को पहचान लिया कि ऐसे डिजाइनर बटन वाली शर्ट तो कृष्णा ही सिलवाता था। अब पुलिस को थोड़ी तसल्ली हुई कि कम से कम मरने वाले का नाम तो पता चला। अब यहाँ से उसके घर का पता भी मिल जाएगा। लेकिन जब पुलिस ने टेलर से उसके एड्रेस के बारे में पूछा तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सरका दी कि वो सेंट्रल मुंबई में किसी मुस्लिम होटल में काम करने की बात किया करता था। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम सेंट्रल मुंबई में उन होटल में कृष्णा की पड़ताल शुरू की जिसके मालिक मुस्लिम समुदाय से थे, और आखिरकार अंत में वो होटल भी मिल गया जहां कृष्णा काम किया करता था। होटल वाले ने उसे पहचान तो लिया, लेकिन उसने बताया कि ये कृष्णा तो 4 दिन से काम पर ही नहीं आया, और तो और इसका एक दोस्त है जो भयंदर में रहता है, वो भी 4 दिन से होटल नहीं आ रहा है। ये सुनते ही पुलिस को समझ आ गया कि कातिल कौन है, मतलब उसका वो दोस्त जो गायब था। उसे ढूंढते हुए पुलिस भयंदर पहुंची और किस्मत से वो कमरे पे ही मिल गया। लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वो 4 दिन से बीमार था, इसलिए होटल नहीं जा पा रहा था। उसकी कमजोरी देखकर पुलिस समझ गई कि ये लड़का सच बोल रहा है, इसलिए पुलिस ने उससे पूछा कि कृष्णा कहाँ है। इस पर उसने जवाब दिया कि वो मेरे साथ नहीं, ज्योति के साथ नाला सुपारा में रहता है। लेकिन नाला सुपारा में कहा, ये उसके दोस्त को भी नहीं पता था। मतलब अब पुलिस को कृष्णा मर्डर में एक ज्योति नाम की लड़की की तलाश थी। कृष्णा के दोस्त के पास से निकलने से पहले पुलिस ने उससे कृष्णा का फोन नंबर ले लिया ताकि उसके कॉल डिटेल से कोई सुराग मिल पाए। फिर जब कॉल डिटेल्स की गंभीरता से पड़ताल हुई तो पुलिस की नज़र कुछ अजीब नंबरों पर गई जिस पर कृष्णा की आखिरी बार बात हुई थी। पुलिस ने उनमें से एक नंबर पर कॉल किया तो वो एक लड़की का मिला। ऊपर से उसका एड्रेस भी नाला सुपारा में था, इसलिए पुलिस सीधे उसके एड्रेस पर पहुंच गई। लेकिन वो ज्योति नहीं बल्कि कोई और लड़की थी। लेकिन उसने कृष्णा से बात की थी तो पुलिस ने उससे पूछताछ की, पर उस लड़की को कृष्णा के बारे में कुछ अता पता ही नहीं था। पुलिस को इस बात पर लड़की पर शक हुआ, इसलिए उन्होंने CDR डिटेल सामने रखकर पूछा, अगर कृष्णा को नहीं जानती हो तो उसे कॉल क्यों किया था। लड़की नंबर देखकर चौंक गई और फिर याद करते हुए कहा कि सर ये कॉल मैंने नहीं, मेरी दोस्त ज्योति ने किया था। फिर से ज्योति,
लेकिन इस बार अच्छी बात यह थी कि ज्योति की दोस्त सामने थी, तो अब पुलिस ने उस लड़की से ज्योति का पता पूछा। तब उसने बताया कि हाँ, वो इसी बिल्डिंग में रहती है, इस कमरे के दूसरी मंजिल पर। पुलिस के लिए बात और भी अच्छी हो गई और वो तुरंत ऊपर पहुंचे, लेकिन कमरा बाहर से बंद था। अब तक के जांच में हर तरफ इशारा ज्योति के तरफ ही हो रहा था, इसलिए जांच पड़ताल के लिए पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। छानबीन के दौरान कमरा इतना क्लीन मिला कि पुलिस को और भी शक हो गया कि कहीं सबूत मिटाने के लिए तो इतनी सफाई नहीं की गई है। इसलिए पुलिस ने ध्यान से कमरे की तलाशी शुरू की। उस दौरान कमरे की दीवार पर नया पेंट किया हुआ मिला। ऐसा लग रहा था कि किसी ने हाल में ही पेंट किया होगा। फिर क्या, पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुला लिया, जिनके जांच में दीवार से ब्लड ट्रेस मिल गए। बाथरूम में भी कुछ खून के धब्बे मिले। लाश के नाम के साथ साथ अब क्राइम सीन भी पुलिस के सामने था, मतलब कत्ल ज्योति के फ्लैट में ही हुआ था। अगर ये बात सच है तो कातिल भी ज्योति ही होगी, लेकिन उसने कृष्णा का कत्ल क्यों किया होगा? अब ये बात तो उसके मिलने पर ही पता लगती, लेकिन उससे पहले छानबीन में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें 3 संदिग्ध लोग मिले। संदिग्ध इसलिए क्योंकि उनके पास एक बड़ा सा बैग था। लेकिन कौन थे ये 3 लोग? उनका ज्योति से क्या कनेक्शन है? क्या उस 3 लोग में ज्योति भी शामिल है? क्या उनके बड़े से बैग में लाश है? या इस बार भी मुंबई पुलिस की ये तहकीकात कहीं और ही चली जाएगी? सब कुछ मैं बताऊंगा इस कहानी के अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भाग 2 अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।